Unacademy. Let's crack it. पहले बात करेंगे दोस्तों हम लोग भारत के राष्ट्रपति के ऊपर, यानी कि पहले अगर हम बात करते हैं कार्यपालिका में, तो आप सिंपल देखिएगा, कार्यपालिका में प्रेसिडेंट, यूनियन कार्यपालिका में प्रेसिडेंट, उसके बाद दोस्तों आपका प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद, ये चार मेनली। फिर इसका अटॉर्नी जनरल भी हम लोग देख लेंगे और कुछ कमिटीज वगैरह हैं उनको भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट की। कुछ खास बेटा आर्टिकल हैं, इनको आपको थोड़ा देख लेना है, बाकी सब आर्टिकल्स देखने की जरूरत नहीं है। तो आइए पहले बात करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव की, राष्ट्रपति का इलेक्शन। राष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55। आर्टिकल 52 तो ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इतनी बात बोली गई है। 53 में कहा गया कार्य शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और 54 में दिया गया दोस्तों राष्ट्रपति का इलेक्शन। राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में दिया गया है कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होगा वो भारत में डायरेक्ट नहीं बल्कि बेटा क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। और इस इनडायरेक्ट इलेक्शन के अंदर जनता सीधे पार्टिसिपेट नहीं करेगी, बल्कि क्या होगा, जनता के रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव दोस्तों कौन पार्टिसिपेट करेंगे? लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा, तीनों के इलेक्टेड जो मेंबर हैं बेटा वो पार्टिसिपेट करेंगे। नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और विधान परिषद क्या होगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगी। आर्टिकल 55 में कहा गया है कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव की जो पद्धति है, यानी कि कौन सा सिस्टम एडॉप्ट किया जाएगा, और वो सिस्टम है दोस्तों PR विद STV, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफॉर्मेटिव वोटिंग सिस्टम, आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के साथ एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहले बेटा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अगर हम बात करते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए बात करते हैं, तो उसके लिए दोस्तों दो कानून भी हमारे यहाँ पर है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिए, प्री में आ चुका है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव कानून 1952 और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कानून 1974। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी दोस्तों किए गए थे। बेटा यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब राष्ट्रपति का दोस्तों चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो मैंने अभी आपको बताया, MP यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और साथ ही विधानसभा, इनकी वोट नहीं देखी जाती बेटा, बल्कि इनकी वोट को वैल्यू देखी जाती है। उसका एक सिंपल सा रीजन है, सिंपल सा कारण है, राज्यों में समरूपता यानी कि इक्वलिटी लाने के लिए, और साथ ही केंद्र और राज्य में समरूपता लाने के लिए ये अवधारणा को दोस्तों रखा गया। प्रश्न उठता है कि मत मूल्य निकालेंगे कैसे, मत मूल्य निकलता कैसे है। अगर हम एक MLA के वोट वैल्यू को देखें, MLA का वोट वैल्यू कैसे निकलेगा दोस्तों, उस राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन उस राज्य उस राज्य के इलेक्टेड मेंबर की, यानी जो विधानसभा में जो इलेक्टेड मेंबर है वो, इंटू 1/1000। यहां दोस्तों जो पॉपुलेशन ली गई वो 1971 वाली ही ली गई है। रीजन ये था कि 1971 के बाद हम देखें तो उत्तर भारत की आबादी बढ़ रही थी, नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, साउथ इंडिया की पॉपुलेशन जो थी वो कम होने लगी थी। उसको देखते हुए कि 2026 हम फिक्स कर देते हैं कि जो पॉपुलेशन देखी जाएगी वो 1971 वाली देखी जाएगी, उसके बाद 26 के बाद देखेंगे जो भी देखेंगे, तो 71 की पॉपुलेशन से होता है दोस्तों। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट या यूटी जिस भी हम लोग निकाल रहे हैं, अपॉन दोस्तों इलेक्टेड मेंबर इंटू 1000 करने का सिंपल सा एक ही मोटिव था, वो मोटिव था जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए, बाकी और कोई रीजन नहीं है दोस्तों। देखिए क्या ना, समय कम है, मैं पूरा रीजन आपको बताता, बहुत अच्छे डिटेल्स में बताता। मेंस में मैं केवल प्रेसिडेंट का इलेक्शन ही 1.5 से 2 घंटा मेरे को लगता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन बताने में, लेकिन यहाँ पे हमको शॉर्ट में काम करना है। दोस्तों एक सांसद का मत मूल्य कैसे निकलता है, एक MP का मत मूल्य वोट वैल्यू कैसे निकलती है, जितने राज्य हैं और जिन यूटी में आपके विधानसभा है, यानी कि 28 स्टेट और 2 आपकी यूटी, सारे के सारे जितने स्टेट हैं उन स्टेट का और यूटी का जो आपका MLA का वोट वैल्यू आया उसका टोटल लेंगे, और टोटल ऊपर रख दिया जाएगा, अपॉन रखा जाएगा पार्लियामेंट्रियन की नंबर, और पार्लियामेंट्रियन जो नंबर रखा जाएगा वो रखा जाएगा, जैसे लोकसभा में 545, 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड होते थे, अब दोस्तों आने बंद हो गए हैं, तो अब 2543 रखा जाएगा, 543 रखा जाएगा। हम बात करें राज्यसभा की, राज्यसभा में 245, तो 245 में 212 नहीं लिए जाएंगे क्योंकि नॉमिनेटेड है, केवल
डबल थ्री यानी कि 200 डबल थ्री ले जाएंगे। उस टोटल नंबर से बेटा क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा और फिर ये क्या होगा, एक सांसद का वोट वैल्यू निकाला जाएगा। दोस्तों ये पूरा सभी स्टेट वाइज मेरे पास डाटा भी है और मैंने अभी कहा कि आपको हम देखेंगे तो पूरा पूरा बेटा डाटा निकाला जाता है ऐसे। दूसरा क्या होता है दोस्तों, आपका प्रेसिडेंट के चुनाव से पद्धति की बात हम करें तो पद्धति में हम दो बातें मैं आपको बता दूं। हमारे यहाँ चुनावों में दो पद्धति बनाई जाती है। एक तो बनाई जाती है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, FPPS, हिंदी में इसको पहले आओ पहले पाओ क्या देते हैं, लेकिन इसको सही कहा जाए तो मैं कहूंगा कि भाई सर्वाधिक मत पाने वाला उम्मीदवार विजयी होता है। ये जो पद्धति है दोस्तों, हमारे जो भी आम चुनाव होते हैं, जो भी हमारे कॉमन इलेक्शन हम लोग देखते हैं, जो आपका कॉमन चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं, उन चुनावों में दोस्तों ये पद्धति को क्या किया जाता है, अपनाया जाता है। यानी उन्हीं चुनावों में इस पद्धति को, सिस्टम को एडॉप्ट किया जाता है। इस सिस्टम में दोस्तों क्या होता है कि जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे होते हैं, जितने भी उम्मीदवार होते हैं दोस्तों, उन सभी उम्मीदवार, जितने उम्मीदवार आपके क्या होंगे, खड़े होंगे, उनमें सबसे ज्यादा जिसको वोट मिल जाता है वो उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। होता यह है दोस्तों कि इस पद्धति में एक खामी ये है कि अगर हम इस पद्धति की बेटा बात करें, इस पद्धति की सबसे बड़ी खामी ये है कि मान लीजिए 4 आपके उम्मीदवार खड़े हैं, ABCD, और उस क्षेत्र में बेटा 100 वोट हैं, 70 लोगों ने वोट डाला, मान लो 25% वोट इनको मिला, 20 इनको मिला, 10 इनको मिला, 5 इनको मिला। विनर कौन हो गया, A। तो दोस्तों क्या था, A आपका विनर हो गया। देखा जाए तो A को 25% लोगों ने लाइक किया, इसका दूसरा अर्थ यह है कि 75% लोगों ने डिसलाइक किया, लेकिन ये रिप्रेजेंटेटिव कितने का है, 100% का है। तो हम नहीं चाहते थे कि कुछ ऐसी पोस्ट जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, आपका राज्यसभा है, इसके अलावा आपका बेटा विधान परिषद है, पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, कि ये इस प्रकार से हो, इसमें कम से कम क्या हो, एक मेजोरिटी तो हो, कम से कम मेजोरिटी तो हो और एक सिस्टम हो। तो उस मेजोरिटी को दोस्तों देखते हुए हमारे यहाँ पे क्या पद्धति को अपनाया गया, FPPS को छोड़कर सिंगल ट्रांसफॉर्मर वोटिंग, यानी कि आपका अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के साथ एकल हस्तांतरित मत प्रणाली को अपनाया गया, यानी कि आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम विद सिंगल ट्रांसफॉर्मर वोटिंग सिस्टम। बेटा इसमें क्या होता है कि आपका एक कोटा देखा जाता है, कोटा, और कोटा कैसे निकलता है, जो टोटल वोट वैल्यू हुआ, टोटल वोट वैल्यू किसका, सभी MP का टोटल वोट वैल्यू और सभी MLA का टोटल वोट वैल्यू, तकरीबन 10 लाख समथिंग बैठेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं वो पूरा डाटा बताता आपको, अब शॉर्ट में जा रहा हूं। तो वो जो पूरा डाटा है दोस्तों, 10 लाख समथिंग जो बैठेगा, तकरीबन 11 लाख ही बैठता है, तो 11 लाख ऊपर रखा जाएगा और नीचे दोस्तों अपोन में रखा जाएगा। हम नीचे बात करें तो फिल इन द ब्लैंक, यानी कि जितने रिक्त स्थान है +1 और फिर पूरे का +1। तो यानी कि हम बात करें, यानी कि हम देखें तो टोटल वोट वैल्यू जो आया अपॉन फिल इन द ब्लैंक, यानी कि जितने रिक्त स्थान है +1 और पूरे का +1 दोस्तों। तो टोटल वोट वैल्यू जो भी हो, मान लेते हैं हम छोटा एग्जाम्पल 100,000 लिया, और रिक्त स्थान कितने, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 1 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 1 + 1 + 1 यानी कि 501। तो जिसको वोट मिल जाएगा दैट इज द कोटा। तो जिसको बेटा कोटा मिल जाएगा वो क्या होगा, विनर होगा, विजयी होगा। इस कोटे के लिए दोस्तों क्या होता है कि बैलेट पेपर दोस्तों बनाया जाता है। बैलेट पेपर बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर MLA को रेड कलर का दिया जाता है बैलेट पेपर, और हर MP को जो दिया जाता है बेटा वो ग्रीन कलर का दिया जाता है। यहाँ पर सब लोग जब वोट करते हैं तो वो अपनी अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वोट करते हैं। जैसे मान लो कोई MP वोट करेगा तो वो ऐसे वोट करेगा, वो कहेगा मेरी पहली पसंद तो जो है B है, मेरी दूसरी पसंद A है, मेरी तीसरी ये है, मेरी चौथी पसंद ये है। इस तरह से दोस्तों क्या करते हैं, वो वोट करते हैं। उन सारी वोट का दोस्तों कलेक्शन किया जाएगा, देखा जाएगा कि क्या फर्स्ट प्रायोरिटी में, यानी जो फर्स्ट प्रेफरेंस था उसमें किसी को क्या मिला, क्लियर कोटा मिला नहीं मिला। कोटा मिल गया तो बेटा वो विजयी, अगर कोटा नहीं मिला तो उस कंडीशन में क्या होता है, जिसको सबसे कम वोट मिलता है उसको बाहर कर देते हैं, और उसकी वोट को, उसकी जो फर्स्ट वरीयता की जो वोट थी, फर्स्ट प्रेफरेंस की जो वोट थी, वो अन्यों के अनुपात में बांटकर जोड़ दी जाती है, और फिर देखते हैं क्या किसी को कोटा मिला। दोस्तों मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बता दिया, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। मैंने फिर बोला कि मैं 1.5 से 2 घंटा ये पूरा सिस्टम समझाता हूँ, बहुत लंबा सिस्टम होता है बेटा चुनाव का, है ना। उसमें सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस तक मैं बताता हूँ, 4th तक बताता हूँ, लेकिन समय नहीं है, नहीं तो उसमें काफी समय लग जाएगा। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है।
अभी तक दोस्तों क्या है, जो ये पद्धति है, ये जो सिस्टम है, यानी जो सेकंड वोटिंग हमारी हुई, वो सेकंड वोटिंग दोस्तों अभी तक केवल एक बार हुई, और वो हुई 1969 के चुनाव में वीवी गिरी और नीलम संजीवा रेड्डी के चुनाव में, जिसमें फाइनली वीवी गिरी जीते, नीलम संजीवा रेड्डी हारे। ये जो बात थी दोस्तों कि एक ही बात पर ही क्या हुआ था, चुनाव दोबारा हुआ था, दूसरी चुनाव हुई थी जब इंदिरा गांधी जी ने कह दिया था कि भाई अपने अंतःकरण की सुने, अपने अंतरात्मा की सुने, पार्टी लाइन से हटकर भी बात कर सकते हैं। अब वो एक पूरी पॉलिटिक्स थी कि इंदिरा गांधी जी ने खुद वीवी गिरी जी के लिए कैंपेनिंग करी थी, क्योंकि जो कामराज वगैरह थे वो नहीं चाहते थे कि भाई वीवी गिरी, वो चाहते थे नीलम संजीवा रेड्डी बने। बेटा राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यताएं हैं वो इस प्रकार हैं। अब बात करें शपथ जो लेते हैं, ये बेटा आपका चीफ जस्टिस के सामने लेते हैं, और इनको बेटा जो हटाने का बात करें, इनका जो ड्यूरेशन होता है, टेन्योर होता है, आर्टिकल 56 में बताया गया है कि या तो रिजाइन कर दें या इनको इम्पीचमेंट चलता है। केवल प्रेसिडेंट के ऊपर बेटा क्या होता है, इम्पीचमेंट चलता है, और इम्पीचमेंट की जो पूरी प्रोसीजर है बेटा वो आर्टिकल 61 में दी गई है। किसी भी हाउस में दोस्तों क्या होता है, ये शुरू हो सकता है लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा से लेने से कोई मतलब नहीं है। विधानसभा केवल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, हटाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। महाभियोग का बेटा बेस एक ही है, महाभियोग का बेस एक ही है, संविधान का वायलेंस या संविधान का अतिक्रमण, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को जब वो क्या करे, उसका अतिक्रमण करे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात, कॉन्स्टिट्यूशन का ऑर्डिनेंस ना चले, तभी हम प्रेसिडेंट को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इम्पीचमेंट चला सकते हैं। तो किसी भी हाउस में दोस्तों क्या हो सकता है, प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट आ सकता है, लोकसभा राज्यसभा में, जिस भी हाउस में आएगा 1/4 मेंबर क्या होंगे दोस्तों, साइन करके क्या लेकर आएंगे, रेजोल्यूशन यानी प्रस्ताव लेकर आएंगे, और वो प्रस्ताव तो क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, क्लियर मेजोरिटी से पास होगा। बेटा यहाँ पे उपस्थित मतदान से कोई मतलब नहीं होता, एकदम क्लियर मेजोरिटी है ना, 2/3 से पास होगा, लेकिन 2/3 कितना बेटा, पूरे हाउस के नंबर का 2/3 से पास होगा। फिर बेटा क्या होगा कि, और जो भी ये प्रस्ताव आएगा बेटा, इसके 14 दिन पहले सूचना प्रेसिडेंट को दी जाएगी। एक हाउस से बेटा पास होता है स्पेशल मेजोरिटी से। स्पेशल मेजोरिटी में फिर बोल रहा हूं, यहां पर उपस्थित मतदान से मतलब नहीं होता, टोटल नंबर से होता है। 545 का 2/3 देखा जाएगा। दूसरे हाउस में जाता है, एक हाउस से पास होना दूसरे हाउस में जाएगा। दूसरे हाउस में बेटा प्रेसिडेंट को यह अवसर होता है कि अपनी बात को रख सके, या तो खुद जाकर रख सके या अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से रख सके। ये पूरा अधिकार होता है किसको, प्रेसिडेंट को। जैसे ही दूसरा हाउस पास कर देगा तो वैसे ही दोस्तों क्या होगा, प्रेसिडेंट अपने पद से मुक्त हो जाएंगे, उनको मुक्ति मिल जाएगी, वो पद से बेटा क्या होंगे, नहीं रहेंगे। पावर ऑफ प्रेसिडेंट, अगर बेटा प्रेसिडेंट की पावर करें तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इन द पीरियड ऑफ पीस, और एक दूसरा का इन द पीरियड ऑफ इमरजेंसी। इन द पीरियड ऑफ पीस की बात करें तो लेजिस्लेटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, जुडिशियल पावर है, फाइनेंशियल पावर है, डिप्लोमेटिक पावर्स हैं, बहुत सारी पावर, आपकी मिलिट्री पावर हैं, तो बहुत सारी पावर है। इमरजेंसी की बात करें तो 352, 356, 360, ये 3 पावर के हैं आपकी इमरजेंसी पावर है प्रेसिडेंट के पास में। हम दोस्तों पहले बात करें आपका लेजिस्लेटिव पावर। अगर हम बेटा लेजिस्लेटिव पावर करें तो संसद को आहूत करना और सत्रावसान करना, यानी कि संसद का आहूत करना और संसद का बेटा क्या करना, आहूत वो विघटन करना, उसका सत्रावसान करना, यानी कि संसद की बेटा क्या करना, पार्लियामेंट के बेटा सत्र को भी बुलाना, पार्लियामेंट को बेटा डिसोल्व करना, पार्लियामेंट सत्र को क्या करना, समाप्त करना। ये सब पावर क्या है बेटा आपका प्रेसिडेंट के पास में है, तीनों पावर। राज्यसभा बेटा 12 लोगों का नॉमिनेशन करते हैं, ये बेटा प्रेसिडेंट की पावर है, यानी कि 12 लोगों का नॉमिनेशन करना ये पावर है। 12 लोगों का जो नॉमिनेशन है बेटा वो 4 एरिया से होता है, 4 एरियाज से होता है। 4 एरियाज क्या है, कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान, आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस एंड साइंस, उनसे बेटा आपका होता है। फिर बेटा आर्टिकल 3 को हम देखें तो आर्टिकल 3 में ये कहा गया है कि कोई भी राज्य का नाम बदलना है, सीमा बदलना है, बाउंड्री बदलना है, कुछ भी करना है, क्षेत्र बदलना, 2 को मिला के 1 करना है, 1 को मिला के 1 को 2 में भागना है, बांटना है, ये सब कुछ बेटा किससे होगा, आर्टिकल 3 से होगा। और आर्टिकल 3 बेटा क्या होता है, ये प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से आता है, प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर से आता है। स्पीच बेटा फर्स्ट सेशन में और फर्स्ट सिटिंग में, बेटा पहले सेशन की फर्स्ट मीटिंग में, यानी जो पहले सेशन की जो पहली बैठक होती है, फर्स्ट सेशन की पहली मीटिंग, और दूसरा जब नई लोकसभा बन जाती है तो नई लोकसभा की जो पहली मीटिंग होती है बेटा उसके अंदर क्या होता है, प्रेसिडेंट अभिभाषण देते हैं। फिर दोबारा बोल रहा हूं, 2 बार अभिभाषण देंगे, एक तो हर 5 साल, पूरे 5 साल प्रत्येक साल, यानी कि बजट सेशन की पहली मीटिंग में। क्लियर हुआ, बजट सेशन पहला सेशन होता है तो पहले सेशन की फर्स्ट मीटिंग में प्रेसिडेंट का क्या होता है, अभिभाषण होता है, स्पीच होती है।
और दूसरा, जब भी नई लोकसभा बनेगी तो नई लोकसभा की पहली मीटिंग में, पहली सीटिंग में राष्ट्रपति का क्या होता है दोस्तों, स्पीच होती है, अभिभाषण होता है। ये जो अभिभाषण होता है बेटा, ये आपका मंत्रिपरिषद के द्वारा, यानी कि आपका मंत्रिपरिषद इसको क्या करती है बेटा, तैयार करती है, जिसमें मंत्रिपरिषद के सारे वर्क की, पॉलिसीज की, उन सबका क्या होता है, घोषणा होती है, डिक्लेरेशन होता है। ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा क्या होता है कि पीएम जो है धन्यवाद प्रस्ताव, थैंक यू मोशन लाते हैं कि भाई आपने सुना। अगर मान लीजिए बेटा धन्यवाद प्रस्ताव पारित ना हो, मतलब फेल, ऐसा होगा नहीं, तो पारित नहीं होगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद ने स्पीच लिख कर दी है, वही बुलवारी है। ये हमारे बेटा सिस्टम है, ये नहीं कि हमारे यहाँ पर कोई ऐसे लिखा है, ये यही प्रक्रिया दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो धन्यवाद प्रस्ताव दोस्तों क्या होता है, वो आपका प्रेसिडेंट पीएम को पारित कराना होता है, पास कराना होता है। पीएम बेटा अगर उसको पास ना करें, पीएम अगर उसको क्या वो सॉरी होगा, वो पास ना हो, संसद उसको पास ना करे, तो सरकार इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं होती। माना जाता है कि संसद जो है, सदन जो है, वो सरकार की पॉलिसी से क्या है, सेटिस्फाइड नहीं है, वैसे ना माना जाएगा। बाकी और कोई बात नहीं, वैसे ऐसा होगा ही नहीं कि पास ना हो, क्योंकि जो गवर्नमेंट ला रही है उसकी मेजोरिटी है। बेटा कैग, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, सीवीसी, ये अपनी एनुअल रिपोर्ट तैयार करके प्रेसिडेंट को देते हैं। प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखवाता है, ये लेजिस्लेटिव पावर है। डीडीएलए, दिलवाले दुल्हनिया ले आएंगे बेटा, सॉरी, दमन, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, बेटा इन सभी का, यानी कि दमन दीव, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इन सभी बेटा, तो एक हो गया दमन दीव, दादरा नगर हवेली, इनका बेटा क्या है, इनके लिए शांति और विकास के लिए कार्य कौन करेगा, प्रेसिडेंट कार्य करेंगे। आर्टिकल 108 ज्वाइंट मीटिंग, ज्वाइंट मीटिंग की बेटा अध्यक्षता कौन करता है, वो आपके प्रेसिडेंट करते हैं, यानी कि आपके राष्ट्रपति करते हैं। क्या है बेटा आपका ज्वाइंट सीटिंग में बात करें, ज्वाइंट सीटिंग के लिए बेटा क्या है कि लोकसभा राज्यसभा में अगर टकराव हो, और ध्यान रखिएगा जो ज्वाइंट सीटिंग है बेटा, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए होती है, और ना ही आपका होती है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अलावा मनी बिल के लिए। ये केवल आपका ऑर्डिनरी बिल के लिए होगी या फाइनेंशियल बिल के लिए होगी। हालांकि फाइनेंशियल बिल में अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा, फाइनेंशियल बिल के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल बिल का जो बिहेवियर होता है वो जस्ट लाइक ऑर्डिनरी बिल की तरह होता है, साधारण विधेयक की तरह होता है। तो दो ही बेटा कंडीशन हम कह सकते हैं कि आपका ज्वाइंट सीटिंग होगी। अब इसमें बेटा क्या है कि कब होगी, जब एक हाउस पास करे दूसरा हाउस मना कर दे, एक हाउस पास करे दूसरा हाउस में चेंज कर दे, वो चेंज पहले वाले को बर्दाश्त ना हो, एक हाउस पास करे और दूसरा हाउस उसमें 6 महीने तक जवाब ना दे, तब बेटा ये क्या होती है आपकी ऑर्डिनरी, वो सॉरी आपकी ज्वाइंट मीटिंग, यानी कि संयुक्त बैठक बेटा आपको होती है। ओके बेटा, चलिए बता दो। हाँ बेटा, अभी तक क्या आपका 3 बार बेटा आपकी ज्वाइंट मीटिंग हो चुकी है। एक तो 1961 में डाउरी का जो एक्ट है तो उसके ऊपर, एक बैंकिंग के ऊपर, और दूसरा बेटा आपका जो आपका टेररिज्म को लेकर था, यानी कि आपका आतंकवाद रोकथाम अधिनियम 2002। बेटा तीनों ही बार लोकसभा की ही बात की क्या हुई, जो लोकसभा बात कह रही थी वही बात मानी गई। रीजन क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर जो है वो बेटा लोकसभा का ज्यादा है, 545, वहां 245 है ना, तो लोकसभा की बात को माना गया। और ये भी दिखाता है बेटा भारत में कि भारत में बहुमत की चलती है, ना कि माइनॉरिटी की चलती है। ये भी आपको मैं बताया था शायद, लोकसभा प्रेसिडेंट के अंदर वहां पर क्या सीनेट बहुत हावी है, और सीनेट बेटा क्या आपका माइनॉरिटी है, और आपका जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 445 का 435 नंबर का है, जबकि सीनेट 100 नंबर का है। वह सीनेट कैंसिल कर दे तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू खत्म हो जाती है। यहाँ पे क्या है, लोकसभा जो कहेगी, इनकी जो मेजोरिटी कहेगी वही बात माइनॉरिटी मानेगी। ये हमारे यहाँ सिस्टम बनाया हुआ लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर। चलिए, तो मैंने बेटा 3 तरह के आपके क्या हुए, इनमें बेटा ज्वाइंट सीटिंग हुई, बात मानी गई। जो संयुक्त बैठक होती है बेटा, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता आपका स्पीकर ही करेंगे, और लोकसभा के नियमों के अकॉर्डिंग होगी। ध्यान रखिएगा, लोकसभा की नियमावली बुक अलग है, रूल बुक अलग है, राज्यसभा की रूल बुक अलग है, तो इसकी बेटा कौन होगा आपका, लोकसभा की बुक के अकॉर्डिंग होगा। बेटा इसके बाद एक पावर है प्रेसिडेंट की, वीटो पावर। बेटा वीटो पावर का मतलब क्या है कि जब भी कोई बिल पास होता है तो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से बेटा क्या होता है, पास होता है। तो बेटा वीटो का मतलब होता है विशेषाधिकार, या बेटा निषेधाधिकार, बल्कि बिल्कुल निषेधाधिकार। एक तरह का विशेषाधिकार है प्रेसिडेंट का कि किसी भी बिल को क्या कर देना, उसको मना कर देना, रोक लेना, या उसको टाल देना। कई तरह बेटा उसमें होते हैं। तो हमारे यहाँ बेटा 3 तरह के वीटो पावर है। एक तो बेटा आपका एब्सोल्यूट वीटो पावर, यानी कि आपका आत्यांतिक वीटो, जो यूके से बेटा लिया गया है।
इसमें बेटा क्या होता है, मना कर देते हैं कि भाई इस पर मैं साइन नहीं करूंगा, यानी कि एकदम मना कर देना, एब्सोल्यूट वीटो यानी कि मना कर देना, इस पे साइन नहीं होगा, तो डेट इज अ पॉकेट वीटो, वो सॉरी आपका एब्सोल्यूट वीटो। बेटा पहली बार जो ये लगा था, ये पेप्सो जो प्रोपोर्शनल बिल था 1953, बेटा उस पर लगाया गया था, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बेटा लगाया गया था। और 91 में बेटा क्या था, वेंकट रमन ने इसको फ्री यूज किया था, लेकिन बेटा ये आपका पॉकेट वीटो। निलंबनकारी वीटो बेटा आपका सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो मतलब सिंपल सा ये है कि जब कोई बिल प्रेसिडेंट के पास गया तो प्रेसिडेंट उसको रिकमेंडेशन के लिए दोबारा भेज सकते हैं कि प्लीज दोबारा इस पर आप क्या करें, विचार करें, दोबारा सोच कर आए। और बेटा अगर दोबारा सोचकर प्रेसिडेंट के पास में गया तो प्रेसिडेंट को बेटा उस पर क्या करने पड़ते हैं, साइन करने पड़ते हैं, डेट इज द सस्पेंसिव वीटो, यानी कि आपका निलंबनकारी वीटो। तीसरा है बेटा आपका पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो बेटा आपका अमेरिका से लिया गया, जबकि हम एब्सोल्यूट वीटो को देखें तो यूके से, और बेटा सस्पेंसिव वीटो आपका फ्रांस से लिया गया है। पॉकेट वीटो बेटा आपका अमेरिका से लिया गया है। इसका सिंपल सा मतलब है ना तो हाँ करना ना करना। हालांकि जहां से अमेरिका से लिया गया बेटा वहां पर प्रेसिडेंट जो है 10 दिन तक ही ये पॉकेट वीटो लगा सकते हैं, 10 दिन बाद ऑटोमेटिकली वो बिल पास हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर अनिश्चित काल के लिए लगता है। बड़ी टिपिकल और बड़ी कठिन सिचुएशन में बोलता हूँ, ये बहुत टिपिकल सिचुएशन होती है, ना तो हाँ करना और ना करना, और ना ये बताना कि कब करेंगे, ये भी नहीं बताया जाता। 2 साल 10 साल कितने साल के लिए लग सकता है पॉकेट वीटो, यानी कि रख लेना। ठीक है दोस्तों, पॉकेट वीटो बेटा इसको पेप्सू बिल के 1906 में बेटा यूज किया गया था। भारतीय डाक बिल बोर्ड 1984 में बेटा किया गया था। तो ऐसे कई बार बेटा इसका बिल का प्रयोग हो चुका है। तो बेटा हाँ, संविधान संशोधन बिल अगर प्रेसिडेंट के पास जाता है तो उसको साइन करने ही पड़ते हैं, और मनी बिल की तरह बेटा राष्ट्रपति लटका नहीं सकते, तो भी सिंपल है, एब्सोल्यूट वीटो लग सकता है बेटा मनी बिल के ऊपर। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है बेटा प्रेसिडेंट उस पर साइन करते ही करते हैं, कि ऑर्डिनरी बिल और दूसरा आपका ऑर्डिनरी बिल और दूसरा आपका फाइनेंशियल बिल, इनके लिए वीटो लगता है। लेकिन आपका मनी बिल के लिए बेटा एब्सोल्यूट वीटो लग सकता है, सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो नहीं लग सकता। बेटा सेम जो बात है, जैसे बिल राष्ट्रपति के साइन के बगैर बेटा मान्य नहीं होता, उसी प्रकार बेटा हम बात करें तो कोई भी बिल जो राज्य गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, वो राज्यपाल गवर्नर के साइन के बगैर बेटा क्या नहीं होगा, पास नहीं होगा, पारित नहीं होगा। तो जैसे बेटा कोई बिल जाता है गवर्नर के पास राज्य का, तो गवर्नर के पास में भी कुछ राइट्स हैं। क्या राइट्स हैं कि गवर्नर या तो उस बिल को क्या करें बेटा, हाँ कर दें, साइन कर दें कि भाई ठीक है कानून बन गया, या उसको सुरक्षित रख लें, सिक्योर कर लें, जस्ट लाइक पॉकेट वीटो भी आप कह सकते हैं। मनी बिल नहीं है तो बेटा क्या कर दें, उसको वापस लौटा दें, यानी कि आपका सस्पेंसिव वीटो लगा दें। सस्पेंसिव वीटो लगने के बाद अगर वापस आता है तो गवर्नर बेटा उस पर साइन करते हैं। और चौथा विकल्प होता है बेटा प्रेसिडेंट के लिए क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं आर्टिकल 201 के थ्रू। जैसे बेटा प्रेसिडेंट के लिए सिक्योर हो जाता है तो प्रेसिडेंट को बेटा अनुमति है कि वो तो हाँ कर दें, या फिर बेटा क्या करें, आपका रेफर करें, और बेटा रेफर करें अगर मनी बिल नहीं है तो बेटा, ठीक है ना, या बेटा पॉकेट वीटो भी क्या कर सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं। प्रेसिडेंट को भी बेटा पूरी पावर है। कमाल की बात यह है कि अगर बेटा पुणे रिकमेंड किया, यानी कि निलंबनकारी वीटो लगाया, और वो वीटो लगाने के बाद फिर दोबारा से उन्होंने गवर्नर को भेजा, गवर्नर ने स्टेट को भेजा, असेंबली को भेजा, असेंबली में बेटा दोबारा पास किया, दोबारा पास कर गवर्नर को दिया, तो गवर्नर बेटा यहाँ पे कोई काम नहीं करेंगे, गवर्नर सीधा क्या करेंगे, उसको प्रेसिडेंट को भेज देंगे। मतलब जब कोई बिल प्रेसिडेंट के पास चला जाता है तो गवर्नर की जो पावर होती है वो शून्य हो जाती है। गवर्नर उसमें बेटा जस्ट लाइक ए मैसेंजर हो जाता है, जस्ट लाइक ए कबूतर भूमिका में आ जाता है, यानी कि एक मैसेंजर की तरह काम करता है प्रेसिडेंट और असेंबली के बीच में। बेटा इसके बाद प्रेसिडेंट की क्या है, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस पास करने की पावर। ऑर्डिनेंस क्या है बेटा, कि वह है स्थिति जब हाउस कोई ना चल रहा हो, ना लोकसभा चल रही हो ना राज्यसभा चल रही हो, या हम ये कहें लॉ बनाने की स्थिति ना हो, लॉ मेकिंग की उसमें कंडीशन ना हो, तो बेटा उस कंडीशन में क्या होता है, राष्ट्रपति और बेटा गवर्नर, गवर्नर यानी कि आपका स्टेट के अंदर, और राष्ट्रपति बेटा कहां पर, आपका सेंटर के अंदर। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर बेटा क्या कर सकते हैं, आपका ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, अध्यादेश लगा सकते हैं। राष्ट्रपति लगाएंगे बेटा 123 के थ्रू, और गवर्नर लगाएंगे 213 के थ्रू, 213 के तहत। तो बेटा अध्यादेश क्या होगा, अध्यादेश जैसे लागू होगा तो बेटा इसकी स्थिति वैसी होती है जैसी लॉ की स्थिति होती है, जैसे लॉ की। लेकिन कंडीशन है कि जब भी बेटा लोकसभा की मीटिंग होगी तो लोकसभा की पहली मीटिंग से 6 सप्ताह के भीतर इसको पास कराना क्या बेटा जरूरी है, विद इन 6 वीक। अगर 6 वीक में पहली बैठक से पास नहीं होता है
तो 6 वीक के बाद ये ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। 2019 या 20 के प्री में क्वेश्चन आया था कि एक ऑडियंस की अधिकतम समय सीमा कितनी हो सकती है। दोस्तों अधिकतम समय सीमा 7.5 माह 7.5 मंथ हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर ये है कि वैसे मोटा मोटा तो 3 सेशन हमारे यहाँ पर होते हैं, तीनों सेशन के बीच में 1.5 से 2 महीना या 1 महीने का बेटा टेन्योर होता है, टाइम होता है। हाँ, कभी भी कोई मतलब ऐसा हो जाए, वॉर हो रहा है, कोई कंडीशन ऐसी हो जाए तो मैक्सिमम 6 मंथ का क्या हो सकता है, बीच में ब्रेक हो सकता है, 6 मंथ तक हो सकता है। तो मान लीजिए आज लो पास किया प्रेसिडेंट ने और किसी वजह से 6 महीने तक बैठक हो नहीं पाई, सेशन बुला नहीं पाए, तो 6 महीने ये और पहली बैठक से आपका 1.5 महीना वो हो गया, तो टोटल 7.5 महीना। तो एक ऑडियंस की जो समय सीमा है वो 7.5 महीना हो सकती है। प्रश्न एक ये भी है कि क्या ऑडियंस का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बेटा, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई प्रेसिडेंट अपने मन से तो कोई काम करता ही नहीं, जैसा उनको गाइड किया जाता है वैसा वो कार्य करते हैं, तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। आर्टिकल 53 में बेटा दिया गया है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति, यहाँ भी दिया गया है, और से बेटा ये बोला गया है कि राष्ट्रपति जितने भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के काम होंगे वो ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट होंगे, सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। यहाँ तक कि हम किसी देश से कोई संधि समझौता भी करते हैं, कोई टीटी एग्रीमेंट कुछ भी करते हैं, वो सब भी बेटा प्रेसिडेंट के नाम पर ही किया जाता है। तमाम तरह की जितनी भी आपकी कार्यपालिका की यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी की जो भी आपकी पोस्टिंग होती है, जो भी नियुक्तियां होती हैं, अपॉइंटमेंट होते हैं बेटा, वो सब आपको कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। वो बात अलग है कि मंत्रिपरिषद उनको सलाह देती है। तो बेटा सभी कार्य प्रेसिडेंट के नाम पर होंगे, वैदेशिक संबंध भी राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। बेटा प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? राज्य सरकारों को डायरेक्शंस दे सकते हैं आर्टिकल 365 के तहत। इसके अलावा बेटा संघ शासित प्रदेश पर यानी कि जितनी आपकी यूटीज हैं, उन यूटी में बेटा क्या होता है? प्रेसिडेंट का ही कंट्रोल होता है। इसके अलावा बेटा आपका अटॉर्नी जनरल, कैग, सीईसी, यूपीएससी, गवर्नर, फाइनेंस कमीशन, इंटर स्टेट काउंसिल, एससी कमीशन, एसटी कमीशन, ओबीसी कमीशन, बेटा इन सब के अपॉइंटमेंट जो है बेटा वो प्रेसिडेंट करते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पर। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मैं इसको शॉर्ट में बोलता हूँ एटीएम मशीन, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इनके बेटा जो आपका एसटी एरियाज हैं उनका बेटा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है? प्रेसिडेंट देखता है। और बेटा एसटी एरिया कौन होगा कौन नहीं होगा इसका डिक्लेरेशन बेटा कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। तो दैट इज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। बेटा फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल पावर बात करें, मनी बिल जो हम कल अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे, मनी बिल बेटा कौन होगा कौन नहीं होगा इसका डिसीजन तो बेटा स्पीकर लेते हैं, लेकिन जब वो डिसीजन हो जाता है, डिसीजन के बाद प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद ही मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है हाउस के अंदर, सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर। संसद को बेटा बजट पेश करने के लिए प्रेसिडेंट बोलता है कि जाओ भाई बजट पेश करो। इमरजेंसी में बेटा मतलब जो आपका कॉन्ट्रोजेंसी फंड है, एक आकस्मिक निधि, हमारे यहाँ 3 तरह की गुल्लक है, 3 तरह के फंड है, कॉन्सोलिडेटेड फंड आपका, या दूसरा आपका पब्लिक अकाउंट फंड, और तीसरा बेटा आपका कॉन्ट्रोजेंसी फंड यानी कि आपका संचित निधि, लोकलेखा निधि और आपका आकस्मिक निधि। तो बेटा आकस्मिक निधि से यानी कि ऐसा पैसा उस समय निकालना पड़ता है, मतलब कोई बाढ़ आ जाए, है ना, अर्थक्वेक आ जाए, साइक्लोन आ जाए, कोई इस तरह की स्थिति हो, तो उस समय बेटा सेशन तो बुला नहीं सकते, एकदम से सत्र बुला नहीं सकते, मंजूरी ले नहीं सकते। तो उस स्थिति में जो कॉन्ट्रोजेंसी फंड है उसमें पैसा निकालने की परमिशन जो है प्रेसिडेंट देता है, किसको? आपका गवर्नमेंट को। हर 5 साल में बेटा फाइनेंशियल कमीशन बनाना, जो बेटा केंद्र राज्यों के बीच में वित्त का बंटवारा कैसे हो उन सबको लेकर बेटा बात करता है। बेटा इसके बाद क्या है आपका? प्रेसिडेंट की बेटा पार्डन पावर, यानी कि हम बोले बात तो प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर। न्यायिक शक्ति, बेटा न्यायिक शक्तियों की बात करें, क्या होती है न्यायिक शक्ति बेटा, उसकी बात करें तो दोस्तों देखें प्रेसिडेंट की जो पावर है जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों आपको जुडिशियल पावर, एक तो आर्टिकल 143 की दोस्तों बात करें, आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट से कोई एडवाइस ले सकते हैं, कोई सलाह ले सकते हैं। दूसरा दोस्तों आपका आर्टिकल 72, ये एक पार्डन पावर है, यानी कि आपका क्षमादान शक्ति। क्षमादान शक्ति दोस्तों 5 प्रकार की है। पहला दोस्तों आपका है पार्डन पावर। पार्डन पावर का सिंपल सा अर्थ है कि माफ कर देना, यानी कि पूर्णतः क्षमा कर देना, पूरी तरह क्या करना? क्षमा करना, बिल्कुल ऐसी स्थिति जैसे क्राइम करने से पहले की स्थिति, बिल्कुल क्षमा कर देना। दूसरा है दोस्तों रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब है अस्थायी, यानी कि उसको सस्पेंड कर देना कुछ समय के लिए, मतलब सजा होनी थी, फांसी होनी थी, कैपिटल इम्पीचमेंट है ना, मृत्युदंड होना था, तो उसको टाल देना, मना कर देना कुछ समय के लिए। अगला आपका बेटा रेस्पिटेड लेस स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, यानी कि जब कुछ ऐसी कंडीशन हो तो बेटा जो सजा है उसको कम कर देना। इसमें दोस्तों मात्रा भी कम हो सकती है और नेचर भी कम हो सकती है।
दूसरा बेटा क्या होता है, रिमेंशन। रिमेंशन बेटा क्या होता है कि आपकी केवल मात्रा में कमी होती है, नेचर में कमी नहीं होती। कम्यूट यानी कि आपका क्या होगा, चेंज ऑफ द नेचर, यानी कि नेचर को चेंज कर देना। मात्रा जो है मात्रा जो की तो रहेगी, यानी मात्रा जो की तो। अब देखो बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग बता देता हूँ मैं, ये नेचर मात्रा की बात क्या कर रहा हूँ। किसी व्यक्ति को 10 साल की सजा मिली सह श्रम विद लेबर, तो विद लेबर डेट इज द नेचर और 10 ईयर डेट इज द क्वांटिटी, यानी कि मात्रा। तो ये इस संदर्भ में कहा। और रेस्पिड में दोनों कम हो जाती है, दोनों को ही क्या कम कर दिया जाता है। ये जो पार्डन पावर है बेटा, पार्डन पावर का प्रयोग गवर्नर भी कर सकते हैं, लेकिन बेटा क्या है इसमें आर्टिकल 161 के थ्रू गवर्नर करते हैं, लेकिन 3 मामलों में नहीं कर सकते। अगर कोई सेंट्रल लॉ के थ्रू किसी को पनिश किया गया है तो गवर्नर उसमें माफ नहीं करेंगे। दूसरा, किसी को अगर आपका सेना अदालत यानी मिलिट्री कोर्ट ने पनिश किया है तो उसको गवर्नर माफ नहीं करेंगे। और तीसरा, अगर किसी को मृत्यु दंड दिया है तो ये मृत्यु दंड को बेटा करना ये प्रेसिडेंट के पास में है, गवर्नर के पास में नहीं है। बेटा कैपिटल इम्पीचमेंट के बारे में एक सिंपल 2-3 चीजें, क्योंकि मैं चर्चा तो नहीं करूंगा कैपिटल इम्पीचमेंट सही है गलत है ना, पक्ष क्या है विपक्ष क्या है, वो तो मेंस का विषय है, लेकिन 2-3 केस आप याद रखिए, कुछ फैक्ट में पूछ ले। एक तो बेटा मैरीगेटिव सर्कमस्टेंसेस। बेटा हमारा जो कोर्ट है वो मैरीगेटिव सर्कमस्टेंसेस की थ्योरी पर कार्य करता है। मैरीगेटिव सर्कमस्टेंसेस की थ्योरी ये कहती है कि हमेशा जज को ये सोचना चाहिए कि कैसे सजा कम की जा सकती है, यानी कि ये नहीं कि हमको सजा देनी है, और मीडिया तमाम तरह की चीजों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, कोशिश करना है कि सजा कम से कम देनी है। एक तो बेटा इसका अर्थ ये हुआ। दूसरा बेटा क्या, शत्रुघ्न सिंह चौहान और बच्चन सिंह वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो मृत्यु दंड है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर मैटर में, यानी कि जो आपका जघन्य बहुत ही दुर्लभ जो अपराध है उसमें ही दी जानी चाहिए। बेटा इनके अलावा प्रेसिडेंट को बेटा क्या है, कुछ आपकी पावर जो है आपकी डिस्क्रिशनरी पावर भी है, यानी कि आपका विवेकाधीन शक्ति में, जैसे आर्टिकल 74 में कि राष्ट्रपति बेटा मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, 78 के अंदर बेटा दी गई है। इन सबके अलावा बेटा 2-3 पावर, 3 पावर को बेटा भी मैं चर्चा करूंगा। एक बेटा बोले कि आपका इमरजेंसी पावर, यानी वही आपका 2-3 पावर सिंपल जान लीजिए, मैं बता देता हूं कि अगर किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती तो वो किसे गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट करेंगे, ये पूरा प्रेसिडेंट के अपने विवेक पर डिपेंड करता है। अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट मेजोरिटी अपनी लूज कर दे, खो दे, तो वो पीएम की बात सुने या ना सुने, प्रेसिडेंट डिपेंड करता है। थर्ड, तीसरी बात, अगर प्रेजेंट पीएम की डेथ हो जाए तो वो किसे पीएम बनाए, ये तीनों चीज बेटा क्या प्रेसिडेंट अपने माइंड से करता है, ना कि किसी और के माइंड से। बेटा अगला आपका क्या, प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर बेटा बात करें तो 3 इमरजेंसी पावर है प्रेसिडेंट के पास। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, दूसरा आपका दोस्तों प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356, और आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। देखिएगा बेटा हम बात करें आर्टिकल 352, मैं शॉर्ट में बेटा बना रहा हूँ, डिटेल में मैंने पूरा है लेकिन शॉर्ट में बता रहे हैं। बेटा नेशनल इमरजेंसी जो है, नेशनल इमरजेंसी 2 आर्टिकल के थ्रू लगती है, या तो लगेगी आर्टिकल 358 के तहत थ्रू, या फिर लगेगी आर्टिकल 359 के थ्रू। बड़ो ध्यान रखिएगा, जैसी 358 के थ्रू लगती है इमरजेंसी, तो 358 के थ्रू लगने का जो बेसिस है वो है वॉर, या फिर आपका क्या बाह्य आक्रमण, कोई एक्सटर्नल क्या हो जाए, अटैक हमारे ऊपर हो जाए, तो बेटा ये 2 कंडीशन में क्या होगा आपका 358 लगता है। लेकिन 359 जो है ये 3 बेसिस में से लिखा है, वॉर, बाह्य आक्रमण यानी कि बाहर से कोई अटैक हो जाए, और तीसरा बेटा क्या हो जाए, भारत में विद्रोह हो जाए। पहले तो लिखा था इंटरनल पीस क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन बाद में दोस्तों में लिख दिया गया था 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू कि अगर भारत में क्या हो जाए, आर्म रिवलियन हो जाए, यानी कि सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो उस कंडीशन में दोस्तों लगेगा। जैसे बेटा 358 के थ्रू लगता है, घोषणा होती है, तो बेटा क्या होता है कि 358 के थ्रू लगने के बाद में आर्टिकल 19 जो है बेटा, आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। आर्टिकल 19 क्या है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। बाकी कौन कौन से आर्टिकल, लगभग सारे ही आर्टिकल क्या होता है, सस्पेंड होते हैं, लेकिन आर्टिकल 19 क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। लेकिन अगर 359 के तहत बेटा क्या हुआ, डिक्लेरेशन हुआ है, तो इस डिक्लेरेशन बेटा क्या है कि 19 भी सस्पेंड होगा या नहीं होगा, ये प्रेसिडेंट बताएंगे। बाकी कौन कौन से आर्टिकल आपके फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंड होंगे, ये भी क्या करेंगे, प्रेसिडेंट बताएंगे।
लेकिन मैंने अभी क्या बोला कि 358 का डिक्लेरेशन होते ही 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, बाकी और आर्टिकल भी सस्पेंड होंगे। और यहाँ पर 359 में आर्टिकल 19 होगा या नहीं होगा ये बेटा प्रेसिडेंट बताएंगे। लेकिन चाहे घोषणा 358 के थ्रू हो चाहे घोषणा 359 के थ्रू हो, आर्टिकल 20 और 21 किसी भी बेसिस पर क्या होंगे, खत्म नहीं होंगे। ये 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा डाला गया था कि किसी भी कंडीशन में 20 और 21 खत्म नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं नेशनल इमरजेंसी जब आपका इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई थी 1975 में, तो उन्होंने 20-21 भी खत्म कर दिया था। एडीएम जबलपुर वाला मामला इसी से संबंधित था बेटा। बेटा घोषणा होते ही इसकी जो प्रक्रिया है 352 की प्रक्रिया क्या है कि जैसी घोषणा होगी, डिक्लेरेशन होगा, तो डिक्लेरेशन होने के 1 महीने के अंदर लोकसभा राज्यसभा से स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना होगा। और स्पेशल मेजोरिटी से पास कराने के बाद ये 6 मंथ तक चलेगा। और अगर 6 मंथ से आगे कंटिन्यू करना है तो फिर दोबारा लोकसभा राज्यसभा से स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। ऐसे 6-6 माह पास करा के दोस्तों इन्फिनाइट तक चल सकता है, यानी कि आपका लंबे समय तक चल सकता है। क्लियर? समाप्ति कैसे होगी बेटा? या तो जिसने घोषणा की वो वापस ले ले, या फिर लोकसभा के 10% सदस्य हस्ताक्षर करके प्रस्ताव लाते हैं, फिर स्पीकर के द्वारा 14 दिन के अंदर बैठक बुलाई जाती है। उस बैठक में अगर सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है तो 352 का समाप्त हो जाएगा। ये जो प्रोसीजर है दूसरे वाला जो यानी कि 10% सदस्य प्रस्ताव लाए, ये भी 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। पहले ये प्रोविजंस भी इसके अंदर नहीं था। बेटा 356 की हम बात करें, इसको बेटा प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है, राष्ट्रपति शासन भी स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहा जाता है राष्ट्रपति शासन। बेटा राष्ट्रपति शासन जो है बेटा आपका 355 के थ्रू भी लग सकता है या 365 के थ्रू। 355 में क्या दिया गया कि गवर्नर को जब ये लगे कि स्टेट का पूरा जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से काम स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही है, तो वो एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, रिपोर्ट भेजेंगे किसके पास में, प्रेसिडेंट के पास। उस रिपोर्ट के बेस पर क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं, या प्रेसिडेंट खुद भी अगर लगे कि भाई यहाँ पर स्टेट में अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं हो रहा तो भी लगा सकते हैं। 365 क्या दोस्तों, ये वो आर्टिकल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि समय समय पर स्टेट गवर्नमेंट को क्या दे सके, डायरेक्शन दे सके। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट हमारे द्वारा दी जा रही डायरेक्शंस का पालन नहीं कर रही है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ये आपका 356 में दिया गया है। बेटा इसका प्रक्रिया क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा? वहां बेटा क्या था, 1 मंथ था, यहाँ पर क्या है 2 मंथ है कि 2 मंथ के अंदर, 2 महीने के 2 मंथ के अंदर लोकसभा और राज्यसभा से, यहाँ बेटा स्पेशल मेजोरिटी है, यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी है, पास कराना होगा। पास कराने के बाद बेटा 6 मंथ तक चलेगा। 6 मंथ से इसको आगे बढ़ाना है तो दोबारा फिर पास कराना पड़ेगा, 6-6 मंथ करके 3 साल तक। अगर 3 साल से भी आगे कंटिन्यू करना है तो दोबारा फिर डिक्लेरेशन होगा। यहाँ पर क्या था, यहाँ डिक्लेरेशन दोबारा नहीं होना है, 6-6 मंथ करके पास करते रहें। 360 बेटा अभी तक एक बार भी नहीं लगी, हालांकि 352 जो है बेटा 3 बार लग चुका है, 356 तो 100 से ज्यादा बार लग चुका है, 360 बेटा कभी नहीं लगा। ये बेटा क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि आपका वित्तीय आपातकाल। बेटा इसमें क्या स्थिति, इसमें क्या कंडीशन है, जब देश का इकोनॉमिकल कंडीशन डाउन हो जाए। आप सोचिए 91 में लगा तो अब तो लगने की बात ही कुछ नहीं है, 91 में लगा जब, तो बेटा यहाँ पे क्या 2 मंथ, जैसे डिक्लेरेशन होगा 2 मंथ के अंदर सेम ये वाली कंडीशन लोकसभा राज्यसभा से पास कराया जाएगा सिंपल मेजोरिटी से। यहाँ बेटा 6-6 मंथ वाली कंडीशन भी नहीं है, 3 साल वाली कंडीशन भी नहीं है, तब तक लगा रहेगा जब तक वापस ना हो जाए। अब बेटा इन दोनों में ही 356 हो या 360 हो, दोनों में ही प्रेसिडेंट ही वापस लेंगे। यहाँ पर वो लोकसभा वाला सिस्टम नहीं कि लोकसभा में 10% सदस्य हस्ताक्षर करके प्रस्ताव लेकर आए, वो वाला सिस्टम ना 356 में है ना 360 में है। और बेटा यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर आपका क्या है कि लोकसभा के पास में, राज्यसभा के पास में नहीं है। 356 की बेटा न्यायिक समीक्षा हो सकती है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अगर लगता है कोर्ट को, न्यायपालिका को, कि गलत तरीके से पॉलिटिकल मोटिवेशन से क्या किया गया है, घोषणा की गई है, तो बेटा दोबारा सरकार की, राज्य सरकार की बहाली हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी के डायरेक्शंस भी दी हैं, जैसे कहा कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट सेकुलर जो हमारा क्या है कॉन्सेप्ट है उसको बिगाड़े, वो मेजोरिटी खो दे, या कोई डायरेक्ट क्या करे, कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्टली क्या करे, वायलेंस करे, तभी 356 लगे, नहीं तो नहीं लगना चाहिए। एक समय था जब इसका बहुत मिसयूज होता था, लेकिन पिछले हम देखें 10-15 सालों में हम देखें तो बहुत 10 साल मिनिमम मान के चलिए, 10 साल तो कितने मान के चलिए आप, कि बहुत ही कम मिसयूज, 1-2 बार ही आपको सुनने को मिला। नहीं तो एक जमाना से अब क्या हो, 11-11 राज्यों में एक साथ ही प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, चुनाव करवा दिए दोबारा से।
तो ये भी दोस्तों एक दौर था, अब नहीं वो दौर रहा। हम इसमें बेटा एक दो चीज और बोल सकते हैं कि 352 की हम बात करें, 356 की हम बात करें, तो इन सब का बेटा अगर हम बात करते हैं, इनका इम्पैक्ट की बात करें, प्रभाव की बात करें, तो आप थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि 352 का प्रभाव, जैसे मैंने नागरिकों को तो बता ही दिया आपको, लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल एक साथ बढ़ाया जा सकता है। राज्यसभा का तो ऐसी मैंने वो निश्चित सदन की तो कोई बात नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा का और लोकसभा का कार्यकाल एक साथ बढ़ाया जा सकता है। सेंटर स्टेट रिलेशन में ये प्रभाव पड़ेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकती है, स्टेट गवर्नमेंट को उसी के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, काम करना पड़ेगा। तो ये बेटा डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, सुप्रीम वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन देगी। 356 बेटा क्या होता है कि 356 में जो सरकार होती है बेटा वो सस्पेंड हो जाती है, पूरी पावर किसके पास रहती है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के नाम पर बेटा गवर्नर काम करते हैं, गवर्नर चीफ सेक्रेटरी बेटा सहायता से पूरे स्टेट का प्रशासन देखते हैं। 360 की बेटा जैसे घोषणा होगी, इस घोषणा का प्रभाव ये होगा कि बेटा जितनी भी फाइनेंशियल मैटर है वो सारे सेंटर के पास आ जाएंगे, यहाँ तक कि मनी बिल भी स्टेट गवर्नमेंट का सेंटर पास करेंगे। इसके अलावा बेटा क्या है कि जितनी भी आपकी गवर्नमेंट पोस्ट हैं, मतलब आप सिंपल प्रेसिडेंट को छोड़ दीजिए, गवर्नर को छोड़ दीजिए, बाकी सबकी सैलरी में, इवन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस की भी क्या होगी सैलरी में, एम्प्लॉय बेटा आप ISPC जो होते हैं सबकी सैलरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये 360 का बेटा क्या होता है, प्रभाव होता है। बेटा बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, बेटा वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव बेटा कौन करते हैं, सिंपल समझ लीजिएगा कि बेटा जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट में बेटा 50 लोग चाहिए होते हैं प्रस्तावक और 50 चाहिए होते हैं सपोर्टर। यानी कि 50 जो है जो प्रेसिडेंट का नाम प्रपोज करते हैं, 50 क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सेम बेटा यही बात वाइस प्रेसिडेंट के लिए है। वाइस प्रेसिडेंट बेटा 2020 50 गिरेंगे, 2020 प्रपोज करेंगे। पद्धति बेटा आपका PR विद STV वाली है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन वोटिंग वाली है। वहां बेटा प्रेसिडेंट के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा, राज्यसभा पार्टिसिपेट करेगी। दूसरा बेटा क्या है, सभी सदस्य पार्टिसिपेट करेंगे, सभी मेंबर क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। उपराष्ट्रपति का बेटा काम ही क्या है, मेनली दो है। एक तो उपराष्ट्रपति एक्स ऑफिसो, पदेन क्या होता है बेटा आपका, सभापति होता है राज्यसभा का, और दूसरा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में क्या करते हैं, कार्य करते हैं, प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में कार्य करते हैं। यही दो काम बेटा क्या है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए होते हैं मेनली। योग्यता बेटा आपको पता ही है जो आपकी, बस यहाँ पे बेटा क्या है कि राष्ट्रपति के लिए लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता होनी चाहिए, यहाँ पे इनको राज्यसभा की बनने की योग्यता होनी चाहिए। इतना ही बेटा इनके लिए है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री बेटा, अगर हम प्रधानमंत्री बेटा बात करें तो प्रधानमंत्री के लिए बेटा आपका एक आर्टिकल 74 के प्रेसिडेंट की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी, इसका प्रमुख कौन होगा, आपका PM होगा। आर्टिकल 75 ये कहता है कि बेटा PM की नियुक्ति कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट उसी की नियुक्ति करेंगे जिसका क्या होगा, लोकसभा में बहुमत होगा। अगर बहुमत नहीं है तो 1 महीने का समय दिया जाएगा। ये बात 1980 में दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा दी गई व्यवस्था से है कि 1 मंथ का समय राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री को दे सकते हैं कि अपना बहुमत सिद्ध करें। हुआ भी था अटल बिहारी वाजपेयी के समय, हम बोल सकते हैं बहुत सारे उस समय तो बहुत 90 से लेकर 98 तक देखें बहुत सारे PM को बेटा ऐसा हुआ। इसके अलावा बेटा अन्य जितने भी मंत्री होते हैं उनकी सबकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन PM की सलाह पर करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो PM प्रेसिडेंट मतलब जो भी जितने मंत्री होते हैं उन मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व यानी कि पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी वो राष्ट्रपति के प्रति होती है, लेकिन अगर बात करें कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व, तो PM हो या मंत्री हो सबके बेटा क्या होती है, लोकसभा के प्रति यानी कि संसद के निम्न सदन के प्रति होता है। वहीं पर बेटा अविश्वास प्रस्ताव यानी कि आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव आएगा और अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद PM को या मंत्री को बेटा त्यागपत्र देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है बेटा, अगर PM अपने पद से त्यागपत्र दे दें तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो सारा का सारा बेटा मंत्रिपरिषद PM चले जाएंगे। तो कहते हैं ना कि चांद के डूबते ही सितारे डूब जाते हैं, कोई एक सितारा भी फंसता है तो सारे सितारे उसके लपेटे में आ जाते हैं। इस तरह की बातें बेटा बोली जाती हैं। बेटा मंत्रिपरिषद की जो अधिकतम सदस्य संख्या है बेटा वो 15% होगी। 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से बात बोली गई थी, 15% मैक्सिमम, मिनिमम का बेटा कोई व्यवस्था नहीं है। राज्यों के संदर्भ में है मिनिमम 12, लेकिन अगर हम बात करें सेंटर की तो मिनिमम का संख्या नहीं है बेटा, मिनिमम की मैक्सिमम है। लोकसभा की संख्या का 15% हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं।
आर्टिकल 77 बेटा कहता है कि समस्त कार्यवाही जो है भारत सरकार की वो प्रेसिडेंट के नाम पर की जाएगी। और आर्टिकल 70 बेटा क्या करता है, पीएम के कर्तव्य, पीएम के कार्यों की बात करता है। सिंपल सा बेटा इसको याद कर लीजिएगा, कोई इसमें याद करने वाली बात भी वैसे ज्यादा नहीं है, एक बार मोड़ मोड़ बिठा लीजिएगा। प्रेसिडेंट जितने भी काम करते हैं वो सब पीएम के सलाह पर करते हैं। तो एक्चुअल में जो पीएम काम, वो प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं, वो कर कौन रहा है, पीएम कर रहा है। बिकॉज प्रेसिडेंट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, बट रियल हेड जो है वो आपके कौन है, पीएम है। तो वास्तविक प्रमुख कौन है, आपके पीएम। बेटा पीएम को बेटा बहुत सारे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स भी हैं, वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मैंने बता दिया आपको कि जैसे मंत्रालयों का आवंटन करना है वो पीएम करेंगे, है ना, किसको मिनिस्ट्री कौन से वो पीएम करेंगे, कौन से पद पर कौन बनेगा वो पीएम करेंगे। बेटा देश की विदेश नीति को प्रैक्टिकल रूप, मतलब देश की विदेश नीति क्या होगी वो बेटा पीएम तय करेंगे। ये सारी पावर क्या बेटा पीएम के पास में है। पीएम बेटा क्या है, मंत्रियों और प्रेसिडेंट के बीच में कड़ी के समान है। लोकसभा के अंदर अगर लोकसभा के मेंबर हैं या राज्यसभा के मेंबर हैं, किसी भी हाउस से आ सकते हैं, जिस भी हाउस के मेंबर हैं उसके ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, नेता होते हैं। सरकार की नीतियों को सदन के पटल पर रखने के लिए बेटा जिम्मेदार हैं। अंतिम वक्ता के रूप में माना जाता है पीएम को। तो ये सब बेटा पीएम के बारे में बोला जाता है। बेटा एक मैंने एक चार्ट बनाया है, इसको देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो कई सारी चीज आपके क्लियर हो जाएंगी। बेटा एक तो मंत्री परिषद, ये बड़ा जो सर्किल में दिखाया आपको मंत्री परिषद है। मंत्री परिषद में बेटा 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट, स्टेट मिनिस्ट्री एंड स्टेट मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्ज। इसके अलावा बेटा इसमें एक मिनिस्टर और होते थे, उप मंत्री, है ना, उप मंत्री। बेटा अब क्या है, उप मंत्री आपके यहाँ पे नहीं होते, 1970 से उप मंत्री का पद समाप्त कर दिया गया है। 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट, स्टेट मिनिस्टर एंड स्टेट मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्ज। कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं बेटा, जिनके पास मुख्य मुख्य मंत्रालय होते हैं, वो होते हैं। और बेटा स्टेट मिनिस्टर जो होता है वो हमेशा कैबिनेट मंत्री के हेल्पिंग के रूप में, सहायक के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। और जो बेटा स्टेट मिनिस्टर होता है, कई बार स्टेट मिनिस्टर को ही इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया जाता है और बेटा वो फिर कैबिनेट की फ्रीली हैंड होकर काम करता है, उस डिपार्टमेंट का, उस विभाग का कार्य करता है। तो 3 तरह के बेटा मिनिस्टर होते हैं। उप मंत्री अब हमारे यहाँ 97 से नहीं होता, ना सेंटर में होता ना स्टेट में होता। तो बेटा मंत्री परिषद प्रैक्टिकली क्या होता है कि मंत्री परिषद जो कार्य करती है वो कार्य बेटा किसका मान लिया जाता है, आपका मंत्रिमंडल का कार्य, या बल्कि मैं ये कहूँ कि कैबिनेट जो भी कार्य करता है वो मंत्री परिषद का कार्य मान लिया जाता है, क्योंकि मंत्रिमंडल छोटा है, उसकी मीटिंग होना आसान है। मंत्री परिषद की संख्या करीब 76-78 के आसपास बैठती है। तो बेटा उनके सबकी मीटिंग एक साथ करना मुश्किल सा रहता है, लेकिन कैबिनेट में बेटा क्या होता है, 15-20 लोग होते हैं, आराम से बैठ के बातचीत कर सब कुछ कर लेते हैं। तो बेटा मंत्री परिषद में एक बड़ा मैंने सर्किल दिखाया आपका मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल के बीच में बेटा आपका पीएम होता है। एक इसका मतलब शब्द है बेटा किचन कैबिनेट। बेटा किचन कैबिनेट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं है। किचन कैबिनेट का जो शब्द है बेटा ये आपका कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और सिंपल बेटा किचन कैबिनेट में बात करें, किचन कैबिनेट में पीएम के कुछ मंत्री भी हो सकते हैं और उसके कुछ फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स वगैरह वो भी हो सकते हैं। बेटा हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में बेटा किचन कैबिनेट अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था अपना, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, अपने सहायता के लिए। इसके अलावा इंदिरा गांधी जी ने बनाया था, ये सब बनाए थे बेटा। शैडो कैबिनेट बेटा कई बार ये बात भी चलती रहती है, छाया मंत्रिमंडल। छाया मंत्रिमंडल मतलब बेटा क्या होता है, ये बेटा ब्रिटेन में दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहाँ शैडो कैबिनेट में नहीं है। वहां बेटा क्या होता है, विपक्ष बड़ा मजबूत होता है और हमेशा सरकार के साथ साथ रहता है। मतलब सिंपल सा क्या है कि तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ साथ होगा, उस कॉन्सेप्ट में बेटा क्या विपक्ष साथ रहता है। किसी वजह से बेटा सरकार जो है अपनी मेजोरिटी लूज कर दे, खो दे, तो विपक्ष क्या होता है बेटा, सरकार अपनी बना लेता है। यानी कि वहां कभी भी क्या होता है बेटा, स्थायित्व को दिक्कत नहीं आती, स्थायित्व बना रहता है। हमारे यहाँ बेटा कई बार विपक्ष ने कोशिश की, लेकिन विपक्ष इतना मजबूत कभी हो नहीं पाया। इसलिए कहते हैं ना कि मुझे गिरा के चल सको तो चलो, मुझे गिराकर चल सको तो चलो। तो आप चल ही नहीं पाओगे। ये ब्रिटेन में हो जाता है कि मुझे गिराकर चल सकते हो चलो, ब्रिटेन में चल देते हैं, हमारे यहाँ नहीं चल पाते। बेटा अगर आपको ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर क्या होता है कि ये बेटा क्या है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, गोम इसको बोलते हैं शॉर्ट में। ये क्या होता है बेटा, कुछ मंत्रालयों का ग्रुप बनाया जाता है। कि देखो होता क्या है कि कोई डिसीजन किसी मंत्रालय को लेना है तो होता यह है कि उस मंत्रालय का, उस निर्णय का प्रभाव केवल उस मंत्रालय पे नहीं पड़ता, बल्कि और भी मंत्रालयों पर पड़ता है। तो बेटा उसमें क्या होता है कि 2-3-4 मंत्रियों को लेकर ग्रुप बना देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, गोम बोल देते हैं। बेटा वो से संबंधित है। बेटा यहाँ पर 3 मैंने और लिखे हैं आपका। एक तो बेटा कैबिनेट समिति, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। बेटा ये आपका नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो है 2004 में बेटा बनाई गई थी, 2014 में समाप्त हो गई थी।
और इसकी जो हेड थी बेटा वो सोनिया गांधी जी थी। अब बेटा नहीं है, 2014 तक ये थी, तो ये भी आपका कार्यपालिका में ही आती थी। फिर बेटा कैबिनेट सचिवालय, कैबिनेट समितियां। कैबिनेट समितियों बेटा हम बात करें, कैबिनेट कमिटीज की बात करें, कैबिनेट कमिटीज बेटा हमारे यहाँ पर प्रेजेंट में हम देखें तो 8 हैं। और बेटा इनके जो मेंबर हैं आपके 2 से लेकर 10 तक के मेंबर हो सकते हैं। संविधान में कहीं इनका जिक्र नहीं है। आमतौर पर मंत्री इसके मेंबर होते हैं। इसको बेटा सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। अध्यक्ष या तो पीएम होंगे आमतौर पर, या फिर बेटा होम मिनिस्टर होते हैं, या फिर आपके वित्त मंत्री होते हैं। 94 में बेटा पहली बार आपकी कैबिनेट कमेटी बनाई गई थी, 13 थी उस समय। 2013 में बेटा क्या आपकी रह गई, 10 रह गई। और 2017 में 6, प्रेजेंट में बेटा कितनी आपकी 8 है। 6 जून 2019 में आपकी 8 बेटा काम कर रही है। नाम से बेटा आपको क्लियर हो जाएगा ये कौन सी क्या काम करती होंगी। जैसे आपका कैबिनेट की नियुक्ति समिति, बेटा जो हमारे बेटा पब्लिक पोस्ट हैं या बड़े बड़े आपके जो कॉर्पोरेशन है गवर्नमेंट के हैं, सरकारी जो भी हैं, उन सब की बेटा नियुक्ति करने का अधिकार, उन सबके अपॉइंटमेंट करने का अधिकार किसके पास है बेटा, इसी कमेटी के पास में बेटा आपका होता है। इसका बेटा क्या आपका आवास पर कैबिनेट समिति, जो बेटा आपकी जितने भी आवास मिलते हैं सरकार के जो शीर्ष पद हैं, हायर पोस्ट हैं, उनको कौन सा आवास मिलना है बेटा ये कमेटी क्या करती है, तय करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। मैं स्टेट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। स्टेट में बेटा स्टेट गवर्नमेंट का अलग सिस्टम होता है, करोड़ों के पर्दे लगते हैं, ठीक है, वो अलग कहानी है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति बेटा, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति यानी कि अर्थशास्त्र के संबंधी गतिविधियों संबंधित है बेटा। इकोनॉमी संबंधी, जो पूरा इकोनॉमी संबंधी क्या करती है, सहायता करती है। संसद के कार्य संबंधी समिति बेटा, पार्लियामेंट के काम कैसे होंगे, पार्लियामेंट में मंत्रालय की बात, मंत्री की बात, सरकार की बात को कैसे रखना है, उसके बारे में बेटा सुझाव देती है। बेटा राजनीतिक मामलों की, देश की जो घरेलू नीति होंगी, विदेशी नीतियां क्या होंगी, उसमें बेटा पीएम को सहायता करेंगी, हेल्प करेंगी, उस टाइप का बेटा काम करती है। ये बेटा सिक्योरिटी को लेकर कि हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी, इसके अलावा हम अपनी सिक्योरिटी पे कितना खर्च करें, डिफेंस बजट कितना होना चाहिए, उस पर सुझाव देती है। बेटे निवेश को और विकास को आकर्षित कर, निवेश कैसे भारत में बढ़े, विकास कैसे हो, उस पर सुझाव देने का कार्य करती है। रोजगार का कौशल कैसे हो बेटा, उस पर बनाई गई कमेटी है। बेटा इसके बाद अगला होता है आपका कैबिनेट सचिवालय डिपार्टमेंट। ये एक डिपार्टमेंट की तरह कार्य करता है। 1961 से इसको डिपार्टमेंट का बेटा दर्जा दिया गया। इसका हेड जो होता है बेटा वो कैबिनेट सचिव होता है। और कैबिनेट सचिव बेटा क्या होता है कि पूरे कैबिनेट की, यानी कि जो हमारे मंत्रालय, यानी कि आपका जो आपका मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है, उसका एकदम से स्टाफ है, स्टाफ एजेंसी की तरह कार्य करता है। ये बिल्कुल उसको बेटा क्या करता है, सहायता पहुंचाता है, हेल्प करता है। तो सारा का सारा मान लीजिए जितने भी भारत में आईएएस अधिकारी हैं, उन सब का बेटा एक तरह से हेड की तरह होता है कैबिनेट सचिव। और बेटा क्या करता है, पूरा सबको क्या करता है, मंत्रालय को सपोर्ट करता है। प्रशासनिक जिम्मेदारी इसी के द्वारा देखी जाती है। बेटा एक प्रधानमंत्री बेटा आर्थिक सलाहकार परिषद है, जो प्रधानमंत्री को क्या करती है, सलाह देती है आर्थिक मामलों को लेकर। और बेटा इसमें स्वतंत्र निकाय की तरह से कार्य करता है, कि इंडिपेंडेंट बॉडी है जो प्रधानमंत्री को विशेष रूप से या सरकार को विशेष रूप से सलाह देती है। बेटा इसके बाद आपके क्या, अटॉर्नी जनरल। और अटॉर्नी जनरल साहब बेटा हम लोग एक पद और समझ लेते हैं, वो आपके कौन, एडवोकेट जनरल। बेटा महान्यायवादी क्या होता है, मैं इसको सिंपली बोलता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का बेटा एक तरह से वकील, मैं इनको बोलता हूँ। एडवोकेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। महाधिवक्ता बेटा एडवोकेट जनरल, मैं इनको राज्य सरकार का वकील बोलता हूँ। मान लीजिए आप बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कोई केस करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद नहीं, मतलब आप प्रधानमंत्री जाएंगे नहीं, विदेश मंत्री जाएंगे नहीं, भाई इनको बहुत सारे काम देखने हैं। तो बेटा वहां पे महान्यायवादी पोस्ते हैं, सरकार का पक्ष रखकर, है ना, अटॉर्नी जनरल पोस्ते हैं। तो आर्टिकल 76 में बेटा दिया गया है। नियुक्ति कौन करता है बेटा, प्रेसिडेंट करते हैं, जिसको पीएम कहेंगे। और जगह सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। भारत सरकार का बेटा पहला कानूनी अधिकारी होगा। महाधिवक्ता बेटा राज्य सरकार का होगा। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित जो वेतन है बेटा वो मिलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर वाले वेतन मिलते हैं। सदन में बोल भी सकता है, ये पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा राज्यसभा में बोल भी सकता है, भाग भी ले सकता है, अपना पक्ष रख भी सकता है, लेकिन वोटिंग देने का राइट नहीं होता। वोटिंग देने का राइट क्यों नहीं होता, क्योंकि मेंबर नहीं होता। बोल सकता है, भाग ले सकता है, कार्रवाई को सुन सकता है, भाई सुनेगा, बोलेगा, तभी तो बात तो बेटा रख पाएगा सरकार की बात को, वोटिंग नहीं करेगा। और सेम बेटा बात यहाँ पर महाधिवक्ता के लिए राज्य के संदर्भ में लागू होती है। बेटा ये अपनी निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है, लेकिन जब प्राइवेट प्रैक्टिस करता है बेटा सरकार के अगेंस्ट मुकदमे नहीं होना चाहिए, बाकी मुकदमा यानी कि बाकी केस लड़ता रहे, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करता रहे। तो ये बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरह से मान लीजिए वकील की तरह काम करता है, ये बेटा महान्यायवादी। तो बेटा ये था आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव बॉडी। मैंने कोशिश की बारे में समझाने की, हालांकि लंबा टॉपिक था, समय ज़्यादा लगता है, लेकिन मैंने फिर भी शॉर्ट में जितना आपका काम का है आपके लिए बताया। आपको बेटा ये पूरे नोट्स अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से निपुण आलम्बाइन के नाम से
जो मेरा नाम है उसी नाम से बेटा आप उसको जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। सारी PDF ऑलरेडी पहले से पड़ी हुई हैं, आप जाइएगा वहाँ से ले सकते हैं। और बेटा शेयर कीजिएगा। दूसरा, अगर आपको अनअकैडमी से कोई भी कोर्स परचेज करना है तो निपुण A10 NIPUN A10 को यूज़ करना है तो आपको अच्छा खासा क्या मिल जाएगा बेटा, ऑफर मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, सिविल सर्विस हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, हर कंपटीशन एक रेस की तरह होता है। और मैंने अपने टीचिंग अनुभव में इस बात को देखा है कि अभ्यर्थी बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो इस रेस की नेचर को नहीं जान पाते कि इस कंपटीशन का नेचर क्या है, क्वेश्चन की प्रकृति कैसी होती है, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड्स कैसे होते हैं। ये सब न जानकारी होने के कारण हम पढ़ते रहते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट हमारे हाथ में होता नहीं है। इसी समस्या को दूर करने के लिए दोस्तों अनअकैडमी ने एक प्रोग्राम लाए हैं आपके लिए। अनअकैडमी सिविल सर्विस के लिए एक चैंपियनशिप, यानी कि पूरा चैंपियनशिप होगी, जिसको आप 17 दिसंबर को दे सकते हैं टेस्ट के माध्यम से। दोस्तों, ये टेस्ट आपके लिए एक निर्णायक हो सकता है। आपकी परीक्षा में, आपके एग्जाम में आपको बहुत बड़ी सहायता कर सकता है जानने के लिए कि हमारा नेचर क्या है परीक्षा का, क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड्स कैसे होते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे पढ़ते भी रहते हैं बहुत, और कहीं ना कहीं आत्ममुग्धता के शिकार हो जाते हैं। आत्ममुग्धता कि मुझको तो सब आता है, सब आता है, सब आता है, लेकिन जब परीक्षा भवन में जाते हैं तो हमारे हवाई जहाज, हमारे तोते उड़ जाते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि टेस्ट देने चाहिए, और एक स्टैंडर्ड का टेस्ट जो एक अच्छे एजुकेटर के द्वारा तैयार किया गया हो। सभी अच्छे एजुकेटर्स ने क्या किया, उसमें कंट्रीब्यूट किया हो, अपने अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट क्वेश्चंस बनाए हो और वो टेस्ट के अंदर डाला हो। और मैं दोस्तों बड़ा प्रभावित हूं कि एकेडमी ने इस पूरे प्रोग्राम के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज डाली कि आपको कुछ मोटिवेशन के लिए भी, हालांकि मैं ये मानता हूं कि जिस दिन आपके सिलेक्शन हो जाएगा तो ये कोई चीज अपने फैक्टर मायने नहीं करेगा, आप डेली ब्यूरोक्रेट्स बन जाएंगे, ब्यूरोक्रेट से मिलना होगा, आपको बहुत सारे सब चीज सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन एक आप फैमिली को बोल सकते हैं कि अपना खर्चा खुद भी निकाल सकते हैं, अपनी पढ़ाई खुद कर सकते हैं। तो एक बर्डन जो बच्चों पे कई बार रहता है आर्थिक कारणों से, वो भी आपका रिलीज हो जाता है। तो मैं आपको कहूंगा कि 17 दिसंबर को जो एकेडमी का ये स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए हो रहा है, जो चैंपियनशिप है, इसमें पार्टिसिपेट करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लेकर उसको पार्टिसिपेट कर अपने आप को देखिए कि आपका लेवल क्या है, आप कितने तैयार हैं उस फाइट के लिए जो आपके सपने हैं, जो आपके ड्रीम है। तो आइए ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।